वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह लौट गया। विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं। इन्होंने ये पंक्ति कही थी सिकंदर के बारे में। कौन है सिकंदर? सिकंदर वो जिसका नाम अलेक्जेंडर था, जिसके नाम के पीछे इतिहासकार द ग्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रेट क्यों? क्या सिकंदर सच में महान था? कर्मों से कह भी सकते हैं, सामर्थ्य से कह भी सकते हैं। उसको ये उपाधि उसके सैन्य क्षेत्र में अकूत योग्यता के लिए मिली थी। एक ऐसा योद्धा जिसने विश्व विजय का सपना देखा था, एक ऐसा योद्धा जो शायद भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण ना करता तो भारत यूनानी चिकित्सा, यूनानी या गांधार कला जैसे जो आर्किटेक्चर थे उनसे शायद अछूता रह जाता। या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा योद्धा जिसने पहली बार पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। सिकंदर कई मायनों में महान है, कई मायनों में आप और हम जैसा सामान्य भी है। आज कहानी उस सिकंदर, उसके भारत पर हो रहे आक्रमण और उससे आने वाले प्रश्नों की। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग सेंटर संचालित करता हूँ रायगढ़, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। तो कहानी सिकंदर की जब हम शुरू करते हैं, यानी अलेक्जेंडर महान की, तो दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आता है जो अमिताभ बच्चन साहब का गाना है, जो जीता वही सिकंदर, और उसमें की एक लाइन, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। क्या सिकंदर सच में इतना जुल्म करने वाला शासक था? क्या वो तानाशाह था? बिल्कुल, कुछ जगह सिकंदर के लक्षण तानाशाह जैसे लगते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो महज 20 साल की उम्र में दुनिया जीतने के लिए निकल पड़ता है, जब आप और हम अपने कैरियर को लेकर के भी सोच नहीं पा रहे होते, उस वक्त पूरी दुनिया को जीतने का सोचना बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो सिकंदर की कहानी में सिकंदर हमारा नायक जो है, यानी अलेक्जेंडर जो है, जिसके नाम के आगे द ग्रेट लगा है, वो मकदूनिया का रहने वाला था। मकदूनिया यूनान का एक स्थान, मैसिडोनिया कहा जाता है अगर देखें तो, हिंदी नाम रूपांतर करके मकदूनिया। 356 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट पैदा हुआ था राजा फिलिप द्वितीय के यहाँ। जब ये पुत्र पैदा हुआ तो उनकी माता, उनकी माता जो कि एक ज्योतिषी थी, माता का नाम ओलंपियाज नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि वो यूनान की बहुत विदुषी महिला थी। कहते हैं भविष्य देखने में माहिर थी, और उन्होंने अपने बेटे का ही भविष्य देखकर ये जान तो लिया था कि उनका बेटा विश्व विजय के लिए निकलेगा, और शायद ये भी जानती थी कि कभी लौट करके वापस अपने देश नहीं आ सकेगा। उसके बाद भी उन्होंने अपने बेटे को रोकने, उसके राह पर रोड़े अटकाने का प्रयास कभी भी नहीं किया। तो फिलिप द्वितीय और उनकी माता के संतान के रूप में जब अलेक्जेंडर का जन्म हुआ तो महज 12 वर्ष की आयु से ही उनका सैन्य कैरियर जो है वो प्रारंभ हो गया था। 16 वर्ष की उम्र आते आते तक उन्हें अपने पिता का साम्राज्य भी प्राप्त हुआ था, और यहीं से उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का सानिध्य मिला, साथ मिला। व्यक्ति थे उनके गुरु अरस्तु। अरस्तु कौन है? अरस्तु वो व्यक्ति हैं जो यूनान के सबसे महान दार्शनिकों में से एक रहे। यूनान दार्शनिकों का देश रहा है, और उन देश में से एक महान दार्शनिक अरस्तु, वो जिन्होंने पॉलिटिक्स नामक किताब लिखी, राजनीति शास्त्र पर लिखी गई महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, जिनके लिखे हुए भौतिक शास्त्र को न्यूटन के आने से पहले मूल भौतिक शास्त्र कहा जाता था। वो व्यक्ति जो जीव विज्ञान का जनक है। अरस्तु की कहानी थोड़ी सी और जानेंगे, लेकिन कहते हैं कि अरस्तु ने ही प्रेरित किया था सिकंदर को, उसकी योग्यता देख करके, कि क्यों नहीं कि तुम्हें विश्व विजय का ख्वाब देखना चाहिए। और इस ख्वाब में सिकंदर काबिल भी बना, और शायद पूरा तो नहीं कर सका, लेकिन उसका नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। तो हम बात कर रहे थे अलेक्जेंडर की, जिसे भारतीय साहित्यकारों ने अलिक सुंदर कहा है। ये संस्कृत रूपांतर आप कह सकते हैं, अलिक सुंदर। अलेक्जेंडर का एक बिगड़ा हुआ रूप आप देख सकते हैं इसे। गुरु तो आप देख चुके हैं 20 वर्ष की महज आयु में जब इन्होंने अपना अभियान शुरू किया। हालांकि ये अभियान से प्रश्न तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन अगर देखें तो अपने अभियान में वो जीतता हुआ किन किन जगहों से आ रहा था। तो पूर्वी ईरान उसने अपने कब्जे में किए थे, अफगानिस्तान को जीता था, कांधार काबुल अपने कब्जे में किए, तब ये अलग अलग भाग हुआ करते थे। सिंध को जीता, बैक्ट्रिया प्रांत को उसने
जीत लिया था। कहते हैं मिस्र को भी उसने जीता था और मिस्र में अपनी याद में एक शहर की स्थापना भी कर दी थी। ये शहर महत्वपूर्ण है, आगे जानेंगे क्यों। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि भारत अभियान जो हमारा मेन विषय वस्तु है, क्योंकि हमारा सिलेबस यहीं पहुंचाता है सिकंदर को। भारत अभियान के जब किस्से की बात की जाए तो अक्सर सिकंदर को पोरस के साथ जोड़ करके देख लिया जाता है। कहते हैं कि सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ और बस, इसके बाद ज्यादा बातें इस पर नहीं की जाती। लेकिन क्या इतना सरल था भारत अभियान? नहीं, इतना सरल कुछ भी नहीं था। सिकंदर की सेना वर्षों से दूर देश से लड़ते हुए, अलग अलग तरह का सेना, अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थिति का सामना करते हुए भारत तक पहुंच आई थी। एशिया तक पहुंचने के क्रम में, भारत तक पहुंचने के क्रम में उसे बहुत सारे राज्यों का सामना ऑलरेडी करना पड़ा था। खैर, ये एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय क्षेत्र में सिकंदर ने किस मार्ग से प्रवेश किया था। हिंदू कुश पर्वत को पार करके, ये प्रश्न बहुत बार आया है, इस पर खास नजर रखेंगे। हिंदू कुश पर्वत को पार करके यहाँ एक छोटा मार्ग पड़ता है जिसे खैबर दर्रा कहते हैं। खैबर दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो आर्यों का आगमन भी इसी स्थान से हुआ माना जाता है। तो हिंदू कुश पर्वत और खैबर दर्रा मार्ग पार करके सिकंदर भारतीय सीमाओं तक पहुंचा। भारतीय सीमाओं तक पहुंचने के बीच में उसका पहला युद्ध जो हुआ था एक पर्वतीय जनजाति से हुआ था। अश्वक कहते हैं इस जनजाति को, अलग अलग जगह अलग अलग तरह का नाम या प्रोनाउंसिएशन लिखा रहता है इसका। तो ये जनजाति जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सिकंदर को इसने लगभग हरा ही दिया था। कहते हैं कि तीर चलाने में माहिर इस जनजाति के तीरंदाजों के लगे हुए तीर सिकंदर को घायल कर गए थे। कहते हैं सिकंदर का कवच तोड़ने का अगर किसी ने साहस किया था तो इसी जनजाति के लोगों ने किया था। सिकंदर इस बात से इतना नाराज हुआ कि उसने नरसंहार की आज्ञा दे दी थी। युद्ध अलग अलग तरीकों से लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ जो हुआ वो नरसंहार था। कहते हैं कि यहाँ के शासक, यहाँ के राजा के मर जाने के बाद यहाँ की रानी ने युद्ध की कमान संभाली और उनके नेतृत्व में बाकी महिलाओं ने भी सिकंदर का सामना किया। सिकंदर बड़ी मुश्किल से ये युद्ध जीत सका था, इसीलिए यूनानी इतिहासकार इस विजय को सिकंदर के जीवन में हुआ सबसे बड़ा आश्चर्य मानते हैं। ये एक फैक्ट था जो बहुत कम लोग जानते हैं, अब आप भी जानते हैं। खैर, तो ये जनजाति और उस पर आक्रमण की इस कथा, और इसको यदि यूनानी इतिहासकार देखें तो आरनारा की लड़ाई के रूप में भी इसे देखा जाता है, जिसे सिकंदर के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य मान लिया जाता है। इसके अलावा एक आम्भी राज्य का किस्सा बहुत महत्वपूर्ण है जब सिकंदर की बात की जाए। आम्भी भारतीय क्षेत्र में, वर्तमान जो पाकिस्तान में स्थित पंजाब है वो वाला आम्भी, पहले तो वो भारत का हिस्सा था। वहां के शासक से युद्ध क्या कहें, आम्भी के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस आत्मसमर्पण के कारण सिकंदर को भारतीय क्षेत्र में एक सहयोगी मिल गया था। तो अगर मैं आम्भी को भारत का प्रथम देशद्रोही कहूं, हाँ, तो ये गलत नहीं होगा। ये देशद्रोही केआरके वाली नहीं है ना, केआरके जानते हैं ना? चलिए, अच्छी बात है, आप मतलब सब देखते हैं। चलिए, तो आम्भी यानी तक्षशिला का जो क्षेत्र है जहाँ उनकी राजधानी क्षेत्र था, वहाँ के शासक का सहयोग भी मिला। उसके आगे अगर देखें तो सिर्फ अकेला यही सहयोगी नहीं था, इसके अलावा पुष्करावती के जो शासक थे उन्होंने भी इनका साथ दिया। हाँ, एक भारतीय राज्य था निशा, जिसने थोड़े स्तर पर विरोध तो किया, लेकिन उसके बाद सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रॉब्लम शुरू हुई जब उसने पोरस पर आक्रमण किया। पोरस दो थे, एक छोटा पोरस, एक बड़ा पोरस या लघु पोरस, और बड़े राज्य के रूप में पोरस। एक वो पोरस राज्य या पुरु राज्य छोटा, जिसके संबंध जो थे वो आम्भी से थे, और आम्भी ने उन्हें मना लिया था कि सिकंदर के सामने वो आत्मसमर्पण कर दे। और दूसरा पोरस, वो राजा जिनसे सिकंदर का युद्ध हुआ। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगेन बनता है, युद्ध पोरस का युद्ध जो है सिकंदर के साथ, नदी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नदी का नाम ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ मेंशन कर रखा हूँ। झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। झेलम नदी को हाइडेस्पेस, यूनानी अगर देखें तो यूनानी भाषा में ये शब्द भी प्रयोग किया गया है। हाइडेस्पेस शब्द का एक प्रयोग किया जाता है, इसलिए झेलम नदी का युद्ध कहिए, हाइडेस्पेस का युद्ध कहिए। और यदि आपको पता है कि झेलम नदी को संस्कृत में क्या कहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, स्वागत रहेगा आपके कमेंट का, और इस तरह से हम आपस में बात भी कर पाते हैं, अच्छा लगता है। तो झेलम नदी के तट पर हुआ यह युद्ध, और हाइडेस्पेस का युद्ध जिसे कहा जाता है। इस युद्ध में कहते हैं कि सिकंदर की सेना के सामने पहली बार पोरस ने अपने हाथियों की सेना जब उतारी, सिकंदर ये देख करके हैरान था
कि इन हाथियों के दल से वो जीतेगा कैसे। सिकंदर की थकी हुई सेना शायद हार जाती, लेकिन ये सिकंदर का आत्मबल ही था कि उसने इस युद्ध को जारी रखा और थोड़ा किस्मत का साथ भी मिला। कहते हैं नदी के तट पर दलदली मिट्टी के होने के कारण सिकंदर को इस युद्ध में फायदा मिल गया और बस कहानी ये थी कि पोरस गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पोरस जब गिरफ्तार करके सिकंदर के सामने पेश किए गए तो सिकंदर ने उनसे प्रश्न किया था। ये इतिहास का बड़ा आइकॉनिक कहानी। सिकंदर ने बड़े गर्व से पूछा कि बताइए पोरस, आपके साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने बड़ा गर्व से जवाब दिया था, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सोचिए सिकंदर ने क्या किया होगा। आज का राजा होता तो बोलता सर काट लो पहले इसका, लेकिन नहीं, सिकंदर ने उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाया और युद्ध में जीते गए राज्य उन्हें माफ कर दिए थे या वापस लौटा दिए थे। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कूटनीति क्या थी या राजनीति क्या थी? सिकंदर का गुरु अरस्तु है भाई, और अगर अरस्तु गुरु हैं तो राजनीति तो इन्वॉल्व हो जाती है। सिकंदर की सेना थक चुकी थी और उसे आगे भारत पर आक्रमण करने पर धनानंद की महान सेना का सामना करना पड़ता, जिसके पास 50,000 व्यक्तियों की सेना, जिनमें 5,000 तो हाथी ही थे। ये बड़ा एक रोचक फैक्ट है। इतने बड़े हाथियों की संख्या से सिकंदर घबराया हुआ था। तो इतना बड़ा आक्रमण यदि वो करता जो पोरस के कुछ हाथियों के सामने नहीं टिक पा रहा था, तो उसे सहायता की जरूरत पड़ती, इसलिए उसने पोरस से दोस्ती कर ली। तो अच्छे गुरु होने का फायदा सिकंदर को यहाँ मिलते हुए आपको दिखाई दिया। खैर, ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी साबित हुआ क्योंकि इस युद्ध ने एक ऐसी मित्रता कायम कर दी थी जिससे सिकंदर आश्वस्त होकर के भारत की तरफ बढ़ सकता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सिकंदर की सेना जो थक चुकी थी उसमें फूट पड़ने लग गई और फाइनली उन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कारण शायद धनानंद की बड़ी सेना को देख करके डरा हुआ होना भी हो सकता है। अब अगर हम देखें कि सिकंदर कहाँ से वापस लौट गया था, तो व्यास नदी के तट से, व्यास जिसे विपाशा नदी कहा जाता है, उस नदी के तट से सिकंदर वापस लौट गया था। वापस लौटने के पीछे एक बड़ा कारण मैंने आपको बता ही दिया, सेना में पड़ी हुई आपसी फूट। दूसरा एक प्रचलित किस्सा है, जो किस्सा कहता है कि सिकंदर को एक बंदर ने काट लिया था, और बंदर को काटने से होने वाला रोग तो आप सब जानते ही हैं, वही जो कुत्ते के काट लेने से हो जाता है। और वो रोग क्या है? हाइड्रोफोबिया। बस सिकंदर को भी यही रोग हो गया और सिकंदर अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सोच रहा था कि वो आगे बढ़े या नहीं, और उसे सुझाव दिया उसके एक सेनापति ने जिसका नाम है कोनोस। बहुत कम लोग ये फैक्ट भी जानते हैं, आप अब से जानेंगे। उसने कहा कि हमें वापस लौट चलना चाहिए। सिकंदर ने उसकी बात मानी और सिकंदर अपनी सेना के समेत वापस लौटने लगा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो भारत में रुकना चाहते थे। उन रुकने वाले लोगों में अगर देखें तो सिकंदर ने तय किया कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में वो फिलिप को इस जीते हुए क्षेत्र का अधिकार देकर के जाएगा। कुछ और लोग सिकंदर के साथ आए थे, ये भी प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सिकंदर के जल सेनापति की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सिकंदर ने जल और स्थल दोनों मार्ग से भारत में प्रवेश का प्रयास किया था। निर्याकस नाम था, ये याद रखेंगे, निर्याकस नाम है जल सेना प्रमुख का। और मैं अपने याद करने के लिए नीर से जल और वहां से निर्याकस याद रखता था। ये फनी हो सकता है लेकिन याद करने के लिए आसान है। सेल्यूकस एक और बहुत महत्वपूर्ण सेनापति थे जो रुके रहे और जिनका युद्ध आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। ये एक अलग कहानी है, हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि इस युद्ध के बाद जब वापस लौटने लगा सिकंदर, तो लौटने के क्रम में मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि उसकी माता ने देख रखा था भविष्य की वो कभी लौट नहीं पाएगा अपने देश वापस। कहते हैं सिकंदर की मौत 323 ईसा पूर्व बेबीलोन कहाँ है? इराक के पास, और वहाँ उसका निधन हो गया। ये एशिया का हिस्सा समझ सकते हैं, या और कह सकते हैं कि आगे सिकंदर की कब्र कहाँ है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफ्रीका महाद्वीप के भीतर अलेक्जेंड्रिया नामक जगह या सिकंदरिया नामक जगह पे उसे दफना दिया गया। कहते हैं सोने के ताबूत में दफन किया गया था सिकंदर को, लेकिन क्या ताबूत वापस जा सका? नहीं, लेकिन ख्वाब बड़ा था सिकंदर का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सिकंदर ने अपने इस युद्ध को यादगार बनाने के लिए कि वो भारतीय सीमा तक आया था और उसने जीत हासिल की। व्यास नदी के किनारे
12 विशाल वेदियां बनवाई। ये वेदियां यूनान के देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में उसने स्थापित करवाई थी। ये विशाल आकार की मूर्तियां आज भी ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उसने अपने घोड़े के नाम पर, जिसका नाम था बुकाफिला, अपने घोड़े के नाम पर एक नगर की स्थापना कर दी थी। कहते हैं सिकंदर ने 51 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें 50 तो उसके अपने नाम से और एक अपने घोड़े के नाम से, बुकाफेला, उसने ये नगर की स्थापना व्यास नदी के तट पर। इसके अलावा अगर हम देखें, वो भारतीय एक दार्शनिक थे, कालानास उनको अपने साथ वापस लेकर के गया। शायद भारतीय धार्मिक दर्शन से वो प्रभावित था और बहुत कुछ जानना चाहता था। सीखने की इच्छा भी आपको महान बना सकती है। तो ये कथन जिसके साथ हम शुरू किए थे, ये पूछ चुका है, सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह लौट गया। विंसेंट स्मिथ का कथन है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब से ये कथन लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं, जो कि रोचक तथ्य के रूप में भी देख सकते हैं या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देख सकते हैं, कि सिकंदर से जुड़े हुए और क्या क्या फैक्ट हैं। तो सिकंदर से जुड़े हुए फैक्ट के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में फिलिप का नाम याद रखना है। सेनापति एक सेल्यूकस था और एक निरयाकस था, निरयाकस जल सेनापति, याद रखना है। सिकंदर के गुरु का नाम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन गुरु शिष्य की ये परंपरा यूनान में बहुत फेमस रही। और इस परंपरा को अगर देखें तो सबसे पहले आते हैं सुकरात, फिर आते हैं प्लेटो, फिर आते हैं अरस्तु और फिर सिकंदर। कई बार यही जमाने दे देता है और ये क्रम लोग गलत करके आ जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। सुकरात, फिर आएंगे प्लेटो, फिर अरस्तु और फिर सिकंदर, गुरु शिष्य की परंपरा में। आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा मजेदार फैक्ट है कि सिकंदर जो था, इतना महान शासक, उसे एक मानसिक रोग भी था एक तरह से, एक ऐसा भय जो कि बिल्लियों से होता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो बिल्ली से डरता था सिकंदर। बिल्लियों के प्रति होने वाले भय को एलोरोफोबिया कहा जाता है। बड़े लोग को बड़े बड़े रोग होते हैं, ऐसे रोग जो शायद हम नाम में भी नहीं सुन पा रहे होते हैं। एलोरोफोबिया, सिकंदर का वो डर जो बिल्लियों के प्रति उसको होता रहता था। इसके अलावा सिकंदर को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम करके एक बीमारी भी थी, और इस बीमारी में आंखों की पुतली का रंग अलग अलग हो जाना ये एक सामान्य लक्षण है। सिकंदर की आंख की पुतलियों के रंग अलग अलग थे, एक नीली और एक भूरी रंगली हुई पुतली सिकंदर की थी। इसके अलावा वो मरा भी बड़े रोचक रोग से। ये एक फैक्ट है, एक कहानी है। दूसरी कहानी ये कहती है कि राजा पौरस के जहर बुझे हुए तीर भी लगे थे, शायद इसका भी प्रभाव था सिकंदर की मौत होने के पीछे। भारतीय इतिहासकारों ने अक्सर पौरुष को या पौरस को विजयी माना है अपने कई लेखों में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, डिबेट का प्रश्न हो सकता है, लेकिन जो प्राचीन इतिहास है, परंपरागत इतिहास है, वो कहता है कि सिकंदर ने पौरस से युद्ध जीत लिया था। तो ये वो फैक्ट थे जो सिकंदर से आप जानते रहे और जो आपके लिए जरूरी रहे। तो ये सिकंदर की कहानी भारत पे आने की। कहते हैं सिकंदर अगर भारत नहीं आते तो शायद धनानंद जो कि भ्रष्ट शासक थे, उनका राज्य समाप्त नहीं होता। चाणक्य इसी बात का भय दिखाकर, इसी बात का डर दिखाकर प्रजा को एक करने में सफल हुए और धनानंद को पद से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहे। ये इतिहास की एक और कहानी किसी और एपिसोड में हम मिलेंगे। आप और हम ऐसे ही मिलते रहें, ये मुलाकात जारी रहेगी। और यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप हमारे वीडियोज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लगातार हम और आप इसी तरह मिलते रह सके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। यदि सिकंदर के बारे में और भी रोचक फैक्ट जानने हो तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क करिए, मैं आपको और भी फैक्ट अवेलेबल करा सकता हूँ। ये वो फैक्ट थे जो कि प्रश्न में पूछे जाते रहे हैं और महत्वपूर्ण हैं। वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं होता है। एक और प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सिकंदर के आगमन से भारत को क्या लाभ हुआ। मैं 4-5 पॉइंट गिना देता हूँ बड़े जल्दबाजी में, और फिर आप इस चैप्टर को एंड कर सकते हैं। पहला फायदा, यूनानी चिकित्सा और यूनानी कला भारत में पहुंची, जिसे उलूप कला भी कह दिया जाता है कभी कभी। नंबर 2 पे अगर बात करें तो भाई यूनानी आक्रमण ने भारत को इतिहास का तिथिवार ज्ञान भी दे दिया। इससे पहले तक कहते हैं कि इतिहास जो है भारत में लिखा जाने वाला वो डेट वाइज नहीं लिखा जाता था, और सिकंदर के आक्रमण से इस बात की शुरुआत हो गई। और अगर देखें तो इस आक्रमण ने भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग को खोल दिया था।
इसके अलावा देखें तो यूनानी शब्द जो है, कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा का हिस्सा भी बन गए थे, जिसमें एक रोचक शब्द मैं आपको बता दूं, पुस्तक, ये यूनान से प्रभावित होकर संस्कृत में शामिल किया गया एक शब्द है। तो अगर आपको हमारे वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपना व्यू बताते रहिएगा। मुलाकात करेंगे फिर से। गुड बाय, ध्यान रखिएगा अपना।